हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 22 फरवरी को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आप सभी को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण दो निबंध। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे दो महत्वपूर्ण निबंध इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं जो 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये दो निबंध जरूर तैयार कर लो। 100% की गारंटी है कि यही निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको इन निबंधों को कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग डालना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार निबंध पर आधारित प्रश्न आएगा 7 नंबर का। यहाँ पर आप मॉडल पेपर के द्वारा भी देख सकते हो। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब यहाँ पर विषय दिए गए हैं, मेरा प्रिय कवि, नारी शिक्षा का महत्व, और तीसरा विषय है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ये हर साल निबंध पूछा जाता है। 2023 में निबंध पर आधारित प्रश्न आया था, कितने नंबर का? 9 नंबर का। अब 2024 की बोर्ड परीक्षा में निबंध पर आधारित प्रश्न जो पूछा जाएगा 7 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे यदि आप इन दोनों निबंधों को तैयार कर लेते हो। सबसे पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, और दूसरा निबंध यहाँ पर है बेरोजगारी समस्या और समाधान। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण इस विषय में जान लेते हैं कैसे लिखा जाएगा इस विषय पर निबंध। और यहाँ पर शीर्षक कई तरह के हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ काला पेन और नीले पेन का प्रयोग करना है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते समय आप काले और नीले पेन का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने लाल पेन से हेडिंग डाली है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने लिखा है लेकिन आपको नहीं करना है। जो भी मैंने लाल पेन से लिखा है, आप ये सब चीजें काले पेन से लिखिएगा। तो सबसे पहले आप इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण इस तरह से हेडिंग डाल देंगे। उसके पहले प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह आपको डाल देना है। फिर इसके बाद रूपरेखा हेडिंग पड़ेगी और इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु रहेंगे। पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार। और प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब प्रदूषण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? और इसके बाद अंतिम हेडिंग क्या है? उपसंहार। तो इतनी हेडिंग पड़ेंगी जब आप यह निबंध लिखोगे, यानी इतने बिंदु आप जरूर याद कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डाली जाएगी। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, बिल्कुल मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छे से लिख कर ले आ चुका हूं इस वीडियो में। कैसे आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, बहुत अधिक नहीं लिखना है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो प्रस्तावना के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा जाएगा, आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के कारण आज के समय में एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे कहा जाता है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है,
क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय हम सभी के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती क्या है? पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारा जल, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। और इसको प्रदूषित करने का सबसे बड़ा श्रेय यदि दिया जाए, सबसे बड़ा जो है जिम्मेदार यदि समझा जाए, तो हम सभी ही हैं। जी हाँ, मनुष्य जाति है। मनुष्यों ने ही पर्यावरण को प्रदूषण या प्रदूषित करने का सबसे बड़ा योगदान दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जीवन का यदि विकास संभव है तो वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। जब वातावरण में हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वह वातावरण को क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है, और यह जो गंदा वातावरण होता है यह जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। यानी इस प्रकार जब वातावरण दूषित हो जाता है, जो स्वच्छ वातावरण होता है यह जब दूषित हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। यानी इन गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिस कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है? मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वायु प्रदूषण होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वायु में तो इसे ही क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रदूषण है, यानी दूसरे प्रकार का प्रदूषण है जल प्रदूषण। अब इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? जल ही जीवन है। आप सभी जानते हैं कि जल ही क्या है? जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। बिना जल के किसी भी प्राणी का जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। जल भी कैसा होना चाहिए? जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। ये जमीन के अंदर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। उद्योग धंधों का जो कचरा होता है और जो रासायनिक तत्व होते हैं ये नदियों में मिलते रहते हैं और ये जमीन के अंदर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरे प्रकार का प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है? नगरों में रेलगाड़ियों, बसों आदि वाहनों, कल कारखानों तथा लाउड स्पीकरों आदि की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारियों को प्रभावित करती हैं। इससे सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नींद न आना तथा नाड़ी संस्थान संबंधी रोग और कभी कभी पागलपन भी हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति को नींद नहीं आती और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति पागल भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों,
प्रदूषण का अगला प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। यह कैसा प्रदूषण है? कृषक अपनी फसलों में कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं। आजकल तो गेहूं जैसे खाद्यान्नों में भी इस प्रकार की दवाइयों को रखा जाने लगा है। इन दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से मानव तथा पक्षियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न प्रदूषण का अगला प्रकार है रेडियोधर्मी प्रदूषण। मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। जहां पर परमाणु विस्फोट कराए जाते हैं वहां का तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि वहां पर धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। तो इतने प्रकार का मुख्य रूप से प्रदूषण होता है। अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। मेरे प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग क्या है? उपसंहार। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो इस तरह से आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा निबंध क्या है यहाँ पर? बेरोजगारी समस्या और समाधान। तो इस पर कैसे आपको निबंध लिखना है? पहले तो हेडिंग रहेगी आपकी रूपरेखा, इसके अंतर्गत प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या हैं, बेरोजगारी के कारण क्या हैं और बेरोजगारी दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, तथा उपसंहार। इतनी हेडिंग्स रहेंगी। अब इनको विस्तार से आपको कैसे लिखना है? तो सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तावना के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी हैं। आप सभी जानते हैं हमारे देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रमुख है बेरोजगारी की समस्या। और इन समस्याओं में से सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? बेरोजगारी की समस्या है। एक मोटे अनुमान से भारत में बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में है। यदि एक अनुमान लगाया जाए मोटा मोटा, तो भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है? करोड़ों में है। पिछले कई वर्षों में बेरोजगारी की एक फौज ही देश में खड़ी हो गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत लोगों को यह आशा थी कि देश में सबको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, किंतु यह संभव नहीं हो सका और तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति बद से बदतर हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी हेडिंग क्या है? बेरोजगारी का अर्थ। अब बेरोजगारी का अर्थ क्या है, यानी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो योग्यता रखने पर भी
जो योग्यता रखने पर भी और कार्य की इच्छा रखते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास योग्यता भी है और कार्य करने की इच्छा भी है। एक तो वह योग्य है कार्य करने के लिए और उसकी इच्छा भी है कार्य करने की, लेकिन क्या है समस्या कि उसको रोजगार नहीं मिल पाता। शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम होते हुए भी जब योग्य व्यक्ति बेकार रहता है तो उस स्थिति को बेरोजगार की संज्ञा दी जाती है। यदि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सक्षम है रोजगार करने के लिए, फिर भी यदि उसे बेकार रहना पड़ता है तो उस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, बेरोजगार की संज्ञा दी जाती है, यानी उसे ही बेरोजगारी कहा जाता है। तीसरी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थाई तथा अस्थाई। दोनों तरह की बेरोजगारी देखने को मिलेगी, एक अस्थाई होती है और एक अस्थाई होती है। कभी कभी व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यता रखता है, कभी कभी व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यता रखता है उस प्रकार का काम उसे नहीं मिलता, परिमाणतः वह किसी अन्य साधन से जीवन यापन करने लगता है। मान लीजिए व्यक्ति की योग्यता कार्य करने की है कुछ और वह कार्य करने के लिए उसे मिलता नहीं है। इसके फलस्वरूप वह क्या करता है, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई अन्य साधन या कोई अन्य कार्य करने लगता है। यह स्थिति भी अर्ध बेरोजगारी की ही मानी जाती है और इस तरह की स्थिति को क्या कहा जाता है, अर्ध बेरोजगारी। कुछ उद्योग धंधे सीजनल होते हैं, आप सभी जानते हैं कुछ उद्योग धंधे ऐसे होते हैं जो सीजन के अनुसार होते हैं तथा एक विशेष मौसम में ही वहां काम होता है। वो एक विशेष मौसम होता है जब वहां पर काम होता है। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग या आइसक्रीम उद्योग मौसमी उद्योग हैं। आप सभी जानते हैं चीनी उद्योग हुआ या आइसक्रीम बनाने वाले जो उद्योग हैं उसमें मौसम के अनुसार कार्य होता है। जैसे इस समय तो आइसक्रीम उद्योग में क्या है, इस समय जो है वहां पर काम ना के बराबर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों गर्मियों में क्या होता है, आइसक्रीम उद्योग में कार्य बढ़ जाता है, वहां पर लोगों की आवश्यकता भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। अतः यहाँ काम करने वाले श्रमिकों को साल में कुछ महीने बेकार रहना पड़ता है। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं चीनी उद्योग और आइसक्रीम उद्योग में, इनको साल में कुछ महीने क्या करना पड़ता है, कुछ महीने इनको बेकार रहना पड़ता है, यानी इनके पास कोई काम नहीं रह पाता। मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों अगली हेडिंग है यहाँ पर बेरोजगारी के दुष्परिणाम। अब बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या हैं, जब पढ़े लिखे युवकों को रोजगार नहीं मिलता तो अनपढ़ों की क्या कहें। आज का समय वो समय है जब पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता, यानी आज का समय वो समय है मेरे प्यारे बच्चों जब पढ़े लिखे युवकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा तो अनपढ़ों की क्या कहा जाए, यानी जो अनपढ़ हैं पढ़े लिखे नहीं हैं उनको क्या कहा जाए। शिक्षित युवकों की यह बेरोजगारी देश के लिए सर्वाधिक चिंतनीय है। जो शिक्षित युवक हैं और उनको रोजगार नहीं मिला है, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है हमारे देश के लिए, क्योंकि ऐसे युवक तनाव और अवसाद से गुजरते हैं, उससे उनकी आशाएं टूट जाती हैं और वह गुमराह होकर उग्रवादी आतंकवादी तक बन जाते हैं। जो शिक्षित युवक होते हैं यदि उनको रोजगार नहीं मिलता तो वह तनाव और अवसाद से गुजरते हैं, उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है और उनकी जो आशाएं थी वो भी टूट जाती हैं और इस तरह से वह गुमराह होकर उग्रवादी और आतंकवादी
उग्रवादी तक बन जाते हैं। कश्मीर और असम के आतंकवादी संगठनों में कार्यरत उग्रवादियों में अधिकांश इसी प्रकार के शिक्षित बेरोजगार युवक हैं। बेरोजगारी से जीवन स्तर गिर जाता है, जिसका दुष्प्रभाव परिवार एवं बच्चों पर पड़ता है। बेरोजगारी मानसिक तनाव को जन्म देती है और जिससे समाज एवं सरकार के प्रति कटुता के भाव जागृत होते हैं। क्या होता है व्यक्ति के अंदर? वह समाज के प्रति और सरकार के प्रति क्या होता है? कटु हो जाता है, कठोर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5वीं हेडिंग क्या है? बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण क्या है? भारत में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि एक बड़ी समस्या बन गई है। भारत में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो कि सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। दूसरा है बिंदु, कृषि का प्रभुत्व। भारत में अभी भी लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निर्भर है। किस पर? कृषि पर निर्भर है। साथ ही यह मौसमी रोजगार भी प्रदान करती है। जो कृषि पर निर्भर हैं उनको क्या मिलता है? मौसम के अनुसार कार्य मिलता है। इसके बाद अगला बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। क्या हो गया है? अब औद्योगिक विकास का कुटीर और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुटीर उद्योगों का उत्पादन गिरने से कई कारीगर बेरोजगार हो गए। कुटीर उद्योगों का जो है क्या हो गया है मेरे प्यारे बच्चों? उत्पादन गिर गया है, जिस कारण से कई कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पर अगला बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, श्रम की गतिहीनता। भारत में श्रम की गतिशीलता कम है। परिवार से लगाव के कारण लोग नौकरी के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाते हैं। इस कारण बेरोजगारी की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा प्रणाली में दोष। पूंजीवादी दुनिया में नौकरियां अत्यधिक विशिष्ट हो गई हैं, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इन नौकरियों के लिए आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है। अगला हेडिंग यहाँ पर है अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी दूर करने के उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। पहला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। यदि हमें बेरोजगारी को दूर करना है तो क्या करना होगा? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि 2.1% वार्षिक है, जिसे रोकना अत्यावश्यक है। हमारे दो का युग भी बीत चुका है। अब तो एक दंपति एक संतान का नारा ही महत्वपूर्ण है। अगला उपाय क्या है? विनियोग ढांचे में परिवर्तन। देश में आधारभूत उद्योगों के पर्याप्त विनियोग के पश्चात उपभोग वस्तुओं से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अगला बिंदु है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। जो भारत की शिक्षा प्रणाली है इसमें परिवर्तन करना चाहिए। शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना आवश्यक है। अगला बिंदु है कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास। गांवों में कृषि सहायक उद्योग धंधों का विकास किया जाना आवश्यक है। इससे कृषक खाली समय में अनेक कार्य कर सकेंगे। बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य अथवा मुर्गी पालन, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय आदि ऐसे ही धंधे हैं। अगला बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों सरकारी योजनाएं। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली अनेक योजनाएं बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हो सकती हैं। जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि के द्वारा शिक्षितों एवं अर्ध शिक्षितों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। किंतु इन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन न हो पाने से इनका अपेक्षित
लाभ नहीं मिल सका है। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम हेडिंग है उपसंहार। इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? रोजगार परक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर अब जोर दिया जाने लगा है। लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आशा की जानी चाहिए कि इन उपायों से बढ़ती हुई बेरोजगारी पर प्रभावी अंकुश लगाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन दोनों निबंधों को तैयार कर लेना। ये दोनों निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करता हूं, आप लोग तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।